जब कैनेडी की हत्या हुई, ये आपको कई किताबों में मिलेगा और रिपोर्ट्स में भी, कि फ्रांसवा डुवालिये अपने कमरे में बैठकर एक गुड़िया को सुई भोग रहे थे। और उनका दावा ये है कि मैंने जो मंत्र मारा है उस वजह से कैनेडी की हत्या हुई। तो एफिल टावर में जो पैसा लगा है वो हैती के लोगों के खून पसीने की कमाई से लगा। पापा कहलवा रहे हैं, कोई पापा, मामा, चाचा, और अमर होने की जो इच्छा है उनकी, कि लोग मुझसे प्यार करें। तो प्यार करने वाला काम कर भाई। कई राष्ट्रपतियों को ऐसे सरेआम काट कर फेंका गया, मार दिया गया। नमस्ते, मैं निखिल हूं और अभिषेक के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं राजदूत में। राजदूत में आज हमें फिर 3 देशों की यात्रा करनी है। पहले हम जाएंगे हैती, उसके बाद सीरिया और फिर आएंगे करीब में बांग्लादेश। हैती हम सबसे पहले इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हैती में ही वो घटना हुई है जहां एक शख्स ने 110 लोगों को काट कर लटका दिया, सिर्फ इस बात पर कि उसे शक था कि उसके बच्चे को काला जादू करके मार दिया गया, जिसे कहा जाता है वुडू। अभिषेक, हैती से जिस तरह की तस्वीरें आती हैं और ये जो खबर भी आई है, कई लोगों को वो उसे अफ्रीका में कहीं खोजते हैं, लेकिन हैती है कहाँ पे? हैती आप देखेंगे जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, उसके नीचे की तरफ आता है। आप फ्लोरिडा की तरफ जाएंगे, हम ये नक्शे पर भी आपको दिखाएंगे। फ्लोरिडा के नीचे आपको मिलेगा क्यूबा, और क्यूबा से जब आप इस ईस्ट की तरफ जाते हैं तब वहाँ पर एक द्वीप मिलता है। उस द्वीप पर 2 देश हैं, एक है डोमिनिक रिपब्लिक और एक है हैती। हैती जो है वेस्ट की तरफ है, डोमिनिक रिपब्लिक है वो है ईस्ट की तरफ। हैती और दोनों को इस तरह याद रखिए कि हैती पर जो कब्जा रहा वो रहा फ्रांस का, और डोमिनिक रिपब्लिक का पर जो कब्जा रहा वो रहा स्पेन का। और दोनों देशों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको सिक्के के जो 2 पहलू वाली बात होती है वो वहाँ पर दिखेगा। डोमिनिक रिपब्लिक बहुत ही अमीर और विकास के जो मापदंड हैं उस पर बहुत आगे दिखता है, लेकिन हैती जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ और वो कर्ज में डूबा हुआ देश। जो वहाँ की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, उसके 85% हिस्से पर गैंग्स का कब्जा है। पूरे देश पर भी ऐसा ही है। एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई कुछ समय पहले, जब वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एरियल हेनरी दोनों थे, वो उनको भागना पड़ा क्योंकि गैंग ने कब्जा कर लिया था एयरपोर्ट्स पे और बहुत सारी जगहों पे। फिर अमेरिका आया, उसने थोड़ा प्रेशर बनाया कि नहीं नहीं यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। लेकिन अब इस पे भी बात करेंगे कि इसमें जो स्थिति है हैती की, उसमें अमेरिका का भी एक रोल रहा है। तो वहाँ पर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है। केन्या के लीडरशिप में एक पीस कीपिंग फोर्स भी कह सकते हैं, एक मल्टीनेशनल फोर्स है बेसिकली, जो गैंग से लड़ने के लिए गई हुई है, लेकिन वो किसी चीज़ को रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं। जो अभी घटना हुई हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक गैंग लीडर है मिकानो, उसका नाम है, उसके बेटे की मौत हो गई और उसने कहा कि जो वुडू तांत्रिक हैं उन्होंने मेरे बेटे की हत्या करवाई। उसके बाद उसने 110 लोगों को मारा कि इनके कहने इन्होंने मंत्र मारकर। और वुडू जो है, आप जो कहते हैं कि हैती में कुछ आबादी प्रोटेस्टेंट है, ईसाई की एक धारा, और कुछ कैथलिक है, लेकिन जो 100% आबादी है, 90% से ऊपर की आबादी है, वो वुडू को मानती है। वुडू जो आया था अफ्रीका से आया था, क्योंकि हैती जो बसा है वो पहले एक वीरान देश था। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको ताइनो कहते थे। उनको हटाकर जब ये भी अपने को ध्यान देने वाली बात है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत को खोजने निकला, लेकिन उसको रास्ते में मिला था हैती, वो भटक कर उस तरफ पहुंच गया, फिर वो उसके बाद अमेरिका जाता है। तो उसने वहाँ के जो मूल लोग थे उनको हटाकर अपनी कॉलोनी बसाई, अपने लोगों को बिठाया। ये कोलंबस के टाइम में हो गया था। कोलंबस के टाइम में हो गया था। तो अब ये ताइनो लोग होते हैं या खत्म? वो बहुत कम हो गए हैं, जैसे आपको अमेरिका में मिलेगा। अमेरिका में तो वहाँ के रेड इंडियंस रहते थे, लेकिन वो अब कितने बचे हैं? तो उनको हटाकर जो वहाँ के संसाधन थे उनको लूटा गया। बाद में इन्होंने खेती शुरू की, चीनी की, कॉफ़ी की, तो उसके लिए मजदूर चाहिए थे, वो अफ्रीका से लेकर आए। और अफ्रीका से जो लोग आए थे और उनको बहुत बेरहमी से रखा जाता था, तो हमेशा की तरह यही होता है कि आपके पास जो एक संबल वाली चीज़ बचती है, वो आपका धर्म, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति बचती है, तो वही उनके पास वुडू बचा था। तो वो एक लंबे समय तक रहा, अभी भी है, कुछ लोग अभी भी मानते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, लेकिन उसको बहुत सारे लोग काला जादू और इस चीज़ से भी जोड़ते हैं। अच्छा, ईसाइयत तो ये मिशनरीज़ ने दी होगी मुझे लगता है इन लोगों को।
ये तो अपने ही ट्रेडिशन को लेकर के वहाँ से आए होंगे। और जब ये प्लांटेशन के लिए लाए गए काले लोग अफ्रीका से, ब्लैक्स जिनको हम कहते हैं, तो उनसे क्या करवाया गया? उनसे खेती करवाएगी। चीनी के प्लांटेशंस थे, कॉफ़ी, रबर, इस तरह की चीज़ों में। और जो मालिक होते थे पहले, क्योंकि वहाँ पर स्पेन आया, उसके बाद फ्रांस आए, तो दोनों ने आपस में बांट लिया पूरे द्वीप को। अच्छा, आधा डोमिनिक रिपब्लिक होगा, आधा हैती होगा। तो फ्रांस वाला जो हिस्सा था उसमें उसकी हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि वही अभी हैती है। तो वहाँ पर जो आते थे गुलाम, उनसे बहुत, जैसा पूरी दुनिया में हुआ जब तक दास प्रथा रही और उसके बाद भी, तो गुलामों से इस तरह के काम करवाए जाते और थोड़ी थोड़ी गलती पे कोई मना कर दे तो उस पे पैर काट दिए जाते थे, गला काट दिया जाता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। एक फैक्ट है कि जो पहली गुलामों की क्रांति हुई 1791 में, वो हैती में ही हुई थी, पहली सफल क्रांति कालों की। और ये उस समय हुआ था जब फ्रांस में ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा आया और वहाँ भी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो अफवाह फैली हैती में कि उन लोगों ने वहाँ भी बदल रहा है। हाँ, तो उन्होंने विद्रोह किया और जो चीज़ें उनके साथ होती थी वो उन्होंने फ्रेंच मालिकों के साथ किया। अच्छा। तब जाकर वो आज़ाद हुए। लेकिन उस आज़ादी में के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हैती कभी आज़ाद हो नहीं सका असल मायनों में। मतलब एक फ्रेंच ओवरहैंग हमेशा वहाँ पे रहा। जी, हमने कुछ दिनों पहले आपको बात की थी फ्रैंक अफ्रीक कि अफ्रीका के देशों में जो फ्रांस की कॉलोनी थे, वहाँ पर कैसे फ्रांस ने अपना कंट्रोल बना कर रखा, कि वहाँ की सरकारों को समर्थन देकर, वहाँ मिलिट्री भेजकर, ऐसे तानाशाहों को पैसे देकर, तो वो उस तरह से रखते थे। लेकिन हैती में क्या हुआ कि 1804 में एक इंडिपेंडेंस हैती बना। डेसालिनस वहाँ के पहले एम्पायर थे और उनको नायक माना जाता। उनकी मूर्ति आज भी पोर्टो प्रिंस में लगी हुई है। तो उन्होंने जैसे ही वो राजा बने उसके 2 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई और काफ़ी अराजक ही रहा हैती बाद पे भी। लेकिन फ्रांस का कभी लालच गया नहीं, क्योंकि हैती काफ़ी लुक्रेटिव, वहाँ पैसे देने वाली कॉलोनी थी। तो उसने 1825 में, तो ये जो अफ्रीकी लोगों को वहाँ जो उनसे गुलामी करवाई गई, उनसे काम करवाया क्या जाता था, क्या उगाते थे? उनसे प्लांटेशंस में काम करवाया जाता था, गन्ना, आपको रबर, कॉफ़ी, कैश क्रॉस बेसिकली खा नहीं सकते आप जिनको। क्योंकि जो आपको यूरोप या दूसरे देशों में महंगे दामों पर बिकेगा, ऐसी चीज़ें वो। और क्योंकि उनके यहाँ वैसी खेती होती नहीं थी, तो ये दूसरे देशों में जाकर करवाते। मतलब ये एक एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप था कि आप जाकर के वहाँ उगाएंगे और उन सारी चीज़ों को यूरोप ला करके बेचा जाएगा और बदले में कुछ देना नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है वो आपका गुलाम है, वो आपसे कोई पेमेंट डिमांड ही नहीं कर सकता है, उसके कोई राइट्स नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फ्रेंच क्रांति में ये एक बार इनके पास आज़ादी आती है, फिर वहाँ के पहले एम्परर होते हैं जो थोड़ा एक सेम्बलेंस ऑफ पीस वहाँ देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हैती का क्या होता है? निखिल, 1791 में उन्होंने क्रांति की और 1804 में हैती आज़ाद मुल्क बन गया। जो डेसालिनस थे उनकी मूर्ति आज भी पोर्टो प्रिंस में है, वो पहले एम्पायर बने। लेकिन 1806 में उनकी हत्या हो गई, सरे राह सड़क पर काट कर फेंक दिया गया। और ये सिलसिला आपको दिखेगा कि बाद में भी चलता रहा। 1843 एक डेटा है कि 1843 से 1915 के बीच में वहाँ 22 सरकारें आई और उसमें से 17 का तख्ता पलट हुआ और कई राष्ट्रपतियों को ऐसे सरेआम काट कर फेंका गया, मार दिया गया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये हुई थी कि 1825 में फ्रांस का कभी लालच ख़त्म नहीं हुआ। तो 1825 में उसने अपनी सेना भेजी। हैती एक पेनिनसुला देश कह सकते हैं, वो एक द्वीप पर है लेकिन 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है। चौथा बॉर्डर उसका डोमिनिक रिपब्लिक से लगता है। तो सेना भेजी और वहाँ के राष्ट्रपति को धमकी दी कि तुम हमारी शर्तें मानो, नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे और फिर से गुलाम बना लें। तो हैती उस समय उसके लिए तैयार नहीं था। तो उसने कहा कि हमें शर्तें मंजूर हैं, और शर्तें ये थी कि जो आज़ादी है हैती की तो खरीदनी पड़ेगी, उसके बदले कर्ज चुकाना पड़ेगा। 150 मिलियन फ्रैंक उस समय, आपको एक डेटा बताऊंगा आगे कितना वो चुकाना पड़ा। लेकिन हैती मान गया उस पर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से हम उसी चक्र में जाए जो वो कई सदियों से झेलते आए थे। और वो पैसा उनके पास उस समय था नहीं, क्योंकि वो गुलाम ही थे और उससे आज़ाद हुए थे।
तो फ्रांस ने कहा कि अगर पैसा चुकाना है तो हम मदद करेंगे। तो फ्रांस वहाँ के मिनिस्टर को ले गया। फ्रेंच आर्मी ने कहा कि पैसा दीजिए, फ्रांस ही कह रहा है कि हम वो पैसा चुकाने के लिए आपको पैसा देंगे, कर्ज देंगे आप, कर्ज देंगे आपको, जिससे आप हमारा क्या फ्रीडम डेट। चुकाएंगे। हाँ, तो इसको डबल डेप्ट कहते हैं, तो दोहरा कर्ज। तो ये ले गए। वहाँ पहली जो किस्त मिली 30 मिलियन फ्रैंक की, और उसमें से 6 मिलियन फ्रैंक जो वहाँ का बैंक था उसने कमीशन में काट लिए। तो वो जो कर्ज है बढ़कर 156 मिलियन फ्रैंक हो गया। लेकिन जब वो चुकाते गए वो बढ़ता गया, क्योंकि हैती के पास कभी उतने पैसे आए नहीं कि वो उनको दे सकें। जितनी कमाई होती थी वो उनको देना पड़ता था, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। और फिर बाद में हैती ने दूसरे देशों से भी लिए। दूसरा देश कौन था? वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने इसी बिना पर 1915 में हैती पर अटैक किया, क्योंकि फ्रांस उधर उलझा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसके पैसे लगभग ख़त्म हो चुके थे कर्ज वाले। तो उसने उतना ध्यान नहीं देना छोड़ दिया था, और वहाँ थोड़ी बहुत क्रांति और इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो अमेरिका को लगा कि ये अब हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। और जो अभी आपको सिटी ग्रुप बैंक दिखता है, उसके मालिक ने कहा था, उसके प्रेसिडेंट ने, उस समय के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को, कि हमारे हित वहाँ खतरे में है, आप सेना भेजिए। उनके कहने पर विल्सन ने सेना भेजी हैती में, और फिर उन्होंने शासन चलाया 1934 तक। और वहाँ के जो फाइनेंशियल सिस्टम थे वहाँ पर कंट्रोल रखा 1947 तक। और अमेरिका को भी वो कर चुकाते थे। जो अमेरिका की आर्मी थी उसका पैसा जाता था हैती के लोगों की कमाई से, और वो हित किसका सद रहा था? अमेरिका का। मतलब एक कॉलोनाइज ही किया यूएस ने भी जाकर के वहाँ। बिल्कुल, वो जो फ्रांस कर रहा था वही उसने किया, लेकिन उसने कहा कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। हाँ, और इसमें एक फैक्ट आपको भी जानना चाहिए कि जो एफिल टावर बना है उसके लिए जिस बैंक ने पैसा दिया था उसका नाम है क्रेडिट इंडस्ट्रियल एट कॉमर्शियल। ये फ्रांस का एक बैंक था, उसने पैसा दिया था, और वही कर्ज दे रहा था हैती को। अच्छा। तो एफिल टावर में जो पैसा लगा है वो हैती के लोगों के खून पसीने की कमाई से लगा है। तो ये है जो, और इस तरह के काम मतलब करते हुए ना इनको कभी शर्म आई है। अच्छा, हैती में क्या ये डिमांड है कि जब ऐसा इतिहास रहा है, मतलब आप वहाँ बना रहे हैं एफिल टावर, और वही बैंक इनको भी सूद दे रहा है, और वो सूद से क्या क्या हो रहा है हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या हैती में कभी ये मांग आई कि इनके लिए रेपरेशंस हों, कभी फ्रांस इस गलती को कबूले और लौटाए जो कुछ हैती का छीन कर वो ले गए? कई बार ये मांग उठी। आपको एक बाद में वो डिक्टेटर बन गए, लेकिन जो राष्ट्रपति थे वहाँ के फ्रांसवा डुवेलिए हैती के 1957 में, और वो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर भी ऐसे कि वो पैदल चलते थे और गांव में जाते थे लोगों का इलाज करने। तो वो उनके खिलाफ, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ उन्होंने कुछ लोगों को भड़काया, तो उनको भागना पड़ा बात। फिर बाद में वो निकले, फिर राष्ट्रपति बने। लेकिन वो इससे नाराज़ थे कि अमेरिका और फ्रांस जो कर रहा था, उनसे जो वसूल रहा था, उसके खिलाफ जाना चाहिए। और उन्होंने वादा भी किया कि मैं वापस लेकर आऊँगा जो हमारी संपत्तियाँ गई हैं उसको। लेकिन बाद में वो डिक्टेटर ही बने और अपने फ़ायदे के लिए किया। और डुवालिये की एक पहचान ये भी थी कि वो भी वुडू, जिसकी हमने शुरुआत में बात की, उसका पालन करते थे। जब कैनेडी की हत्या हुई 22 नवंबर 1963 को, उस समय ये आपको कई किताबों में मिलेगा और रिपोर्ट्स में भी, कि फ्रांसवा डुवालिये अपने कमरे में बैठकर, राष्ट्रपति वाले कमरे में, एक गुड़िया को सुई भोग रहे थे। और उनका दावा ये है कि मैंने जो मंत्र मारा है उस वजह से कैनेडी की हत्या हुई, जो जॉन एफ कैनेडी। और डुवालिये को ये 22 नंबर बहुत पसंद था। उन्होंने 22 सितंबर को शपथ ली, 22 अगस्त को चुनाव जीते, मौत हुई तो 22 तारीख थी। और ये भी जब वो मरे तब जो टोनटोन मकूत, उनका एक मिलिशिया था पर्सनल, जो उनके इशारे पर लोगों को मारता था, उसके 22 लोग उनको घेरे हुए थे। तो वो जब मरे उनके बाद उनके बेटे के पास सत्ता आई, उसको कहते हैं बेबी डॉग, पापा डॉग का बेटा बेबी डॉग। फ्रांसवा डुवालिये को वहाँ के लोग प्यार से भी और खौफ से भी पापा डॉग कहते थे। फिर बाद में बेबी डॉग। फिर बाद में आपको जब 2003 में पहले, ये तानाशाहों की बड़ी इच्छा होती है कि वो तानाशाह, वो आदमी लोगों का मर्डर करवा रहा है, मिलिशिया रखता है कि उसने कहा यूं, ऐसा थम्स डाउन किया और किसी की जान चली जाएगी, सड़क पे काट के फेंक देंगे।
लेकिन सारे तानाशाहों को वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्यार भी करें। बिल्कुल। पापा कहलवा रहे हैं, कोई पापा, मामा, चाचा, और अमर होने की जो इच्छा है उनकी कि मैं कि लोग मुझसे प्यार करें। तो प्यार करने वाला काम कर भाई। ये हर तानाशाह में आपको दिखेगा, आज के दौर में भी और पुराने दौर में भी, कि जनता पसंद करे, वो ज़बरदस्ती करे, किसी तरह करे। अब बेबी डॉग के बारे में मुझे बता रहे तो बेबी डॉक भी रहा 1985 तक, लेकिन बाद में उसको भागना पड़ा। फिर भी वहाँ पर तख्ता पलट और इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। 2000 के दशक में पहली बार वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको आप कह सकते हैं, वो हुए। और फिर एक पादरी थे, उनका नाम है बर्टन एरिस्टेड, वो राष्ट्रपति बने। और उन्होंने एक कैंपेन चलाया कि जो फ्रांस ने हमसे लूटा था उसके खिलाफ उन्होंने लॉयर्स हायर किए, इंटरनेशनल लॉयर्स, और ये कहा कि हम कोर्ट्स में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट्स में। उन्होंने टीवी पर एड्स चलाए, बैनर्स लगवाए, और ये कहा कि जो फ्रांस ने पैसा लिया वो हमको दो वापस, मुआवजा हमें वापस मिलना चाहिए। लेकिन फ्रांस ने उनको खारिज किया। और फिर एक दिन 2004 में अमेरिकन दूतावास के कुछ लोग उनके घर में दाखिल हुए, उनको और उनकी पत्नी को कार में बिठाया और उठाकर एयरपोर्ट से कहा कि आप जाइए, आपका समय हो चुका है पूरा। और वहीं उनके कमरे में ही दस्तखत करवा लिए थे रेजिग्नेशन पे। और 3 देशों ने उनकी जो मांग थी वो खारिज की। उनका एयरप्लेन तब तक हवा में उड़ रहा था, उनको भेजा गया अफ्रीका, किसी देश में शरण ले। और इस तरह फ़ोन पे फ़ोन जा रहे हैं कि आप इनको शरण दीजिए, आप इनको शरण दीजिए। बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने उनको शरण दी और फिर बाद वहीं में रहे वो। हैती फिर बाद में एक बड़ी घटना का शिकार हुआ 2010-11, जब भूकंप आया, वहाँ पर लाखों लोग मारे गए। और उसके बाद वो कभी उबर नहीं पाया। उसको कहते हैं कि एनजीओ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हैती को। इतने सारे एनजीओ वहाँ पर गए मदद के लिए, और वो उस चक्र में उलझा रहा। उसके बाद एक घटना होती है 2021 में, जुलाई में, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जुवेनल मोइस, उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसका आरोप जो लगा, जो उनके प्रधानमंत्री थे एरियल हेनरी, उन पे लगा। हेनरी ने इसको खारिज किया, लेकिन बाद में जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनी उसको चलाया भी। और जब अराजकता फैली, राष्ट्रपति ही जब मर जाए, मारा जाए, कि उसके घर में घुसकर हत्या हो जा रही है, तो आप उस देश की कल्पना कर सकते हैं। तो ये अराजकता फैली और जो गैंग्स उस देश में थे उन्होंने हथियार उठाए और उन्होंने धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों को जीतना शुरू किया और कब्जा करना शुरू किया। वो स्थिति आज भी है। वहाँ कोई संसद नहीं है, वहाँ कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसको सब लोग माने, कोई ऐसी सेना नहीं है जो गैंग से मुकाबला कर सके। तो ये अराजकता पूरी तरह फैली हुई है। और हैती को आप कह सकते हैं कि फेल्ड स्टेट, जिसको आप, वो एक सटीक एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, हमें अभी देखना है कि हैती में चीज़ें कहाँ किस तरफ जाती हैं। मतलब मेरे लिए भी ये बड़ा इमोशनल करने वाला एक्सपीरियंस था। हैती की जो अपनी कहानी रही है और जो अभी स्थिति है वहाँ कि अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं, ख़त्म ही हो गया, 2025 आने वाला है। और अंधविश्वास अमेरिका के ठीक बगल में, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के बगल में इतना है कि 110 लोगों को काट। लेकिन आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति जिसने किया, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पूरे देश की एक बैक हिस्ट्री है। वो इतने ट्रॉमा से निकला हुआ है कि वहाँ शायद ये एक बहुत नॉर्मल घटना रही होगी। और आप ये देखिए कि जो कॉलोनियल पावर्स थी वो आज भी चकाचौंध में है। उनका कुछ बिगड़ा नहीं ना। डेवलप्ड और सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह के तमगे दिए जाते हैं। और जो उनकी कॉलोनीज रहे उनकी हालत आज भी खराब है। और जो पैसा लूट कर ले गए वो उसकी वजह से वो अमीर बने। तो उसकी मांग होती है कि वो जो पैसा लूटा उन्होंने, एक तो उनको अपॉलजी देनी चाहिए ऑफिशियल, जो गुनाह उन्होंने किए, और पैसा लौटाना चाहिए सूद के साथ। और ये मांग होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। होती है। हिंदुस्तान ने कम से कम क्लाइमेट जस्टिस की बात तो की है कि जिसने ज़्यादा पोल्यूट किया है वो ज़्यादा अब उसको कट भी करे। लेकिन रेपरेशंस इंडिया में कोई बहुत पॉपुलर, एक समय पे लोगों ने इस तरह की डिमांड्स की हैं, लेकिन अब लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं। लेकिन हैती जैसे केसेस में तो ये बात बनती है क्योंकि वो बहुत छोटा देश है, बहुत ज़्यादा उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है। और इस तरह की चीज़ें हुई अफ्रीका के देशों के साथ कि जिसका आप पैसे देकर चुका नहीं सकते। आपको पैसे तो देने ही चाहिए और मतलब हर दिन माफ़ी मांगनी चाहिए।
भारत में एक बार शशि थरूर ने मांग उठाई थी लंदन में, भारत से भी कितना वो लोग, ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट में। बिल्कुल, और वो मांग जायज़ है। हाँ, मतलब थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए आपको। अगला स्टॉप हमारा सीरिया है। सीरिया में हम आपको लगातार राजदूत के तमाम एपिसोड्स में आप सुन रहे हैं कि वहाँ पे असद का डाउनफॉल किस तरह से हुआ, असद को किस तरह रूस में शरण लेनी पड़ी। अल गोलानी, उनका एक नाम अल जुलानी भी चल रहा है, लेकिन आप अगर यूएस में जिस तरह से उनको चीज़ों पे इंडाइक्ट किया हुआ है, वहाँ पे जो $10 मिलियन का इनाम है उसमें अल गोलानी ही लिखा है, और उसमें अल जुलानी को इलियास लिखा है, उर्फ करके लिखा हुआ है। और अभिषेक ने नाम की हिस्ट्री बताई थी। उसके बाद से अस्थिरता है सीरिया में। सीरिया में अभी ये किसी को मालूम नहीं है कि किस ट्रांजिशन गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी होगी जिसको गुलानी सपोर्ट करेंगे। क्या गुलानी खुद ही प्रशासक बन जाएंगे, बाकी दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। तमाम लोग देशों ने रिएक्शंस दिए ज़बानी। एक काइनेटिक रिएक्शन हुआ है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने इसमें इस आपदा में अपने लिए अवसर खोज लिया है। हम ये देख रहे हैं कि जब से असद का डाउनफॉल हुआ है, एक जो भी असद को बहुत सारे लोग लेजिटिमेट नहीं मानते थे, स्पेशली सिंस अरब स्प्रिंग, लेकिन फिर भी वो एक सेम्बलेंस ऑफ गवर्नमेंट थी। वो राष्ट्रपति तो थे ही थे, और उनकी एक सेना थी जो उनका हुक्म मानती थी। उस सेना के कई एसेट्स थे। अब वो वहाँ पे नहीं है, और गुलानी क्या है इस चीज़ को लेकर के अभी बात चल रही है। गुलानी के पास में सत्ता है, लेकिन उनका टाइटल क्या है, उनकी पावर कितनी रहेगी, और उनको दुनिया किस नज़र से देखेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये गुलानी डिसाइड नहीं करेंगे कि वो क्या होंगे। यस, और इस आपदा में अवसर खोजा इजराइल ने। इजराइल ने जितने सीरिया के लेजिटिमेट एसेट्स थे उनकी फ़ौज के, उनके जेट्स हो गए, उनके जो एयरपोर्ट्स के रनवे हैं, फाइटर जेट्स जिस पे लैंड किया करते थे, जो उनकी मिसाइल्स थी, जो उनकी आर्मरीज थी, जो इजराइल ने अभी तक मैप कर रखी थी, उनको एक ओपन सीजन जिसको बोलते हैं कि खुला खेल फरूखाबादी के नाम पे लगा इजराइल। शायद ये दूसरा दिन है जब इजरायली एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं वहाँ पे, और सीरिया की फ़ौज को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और इजराइल ने उसका कोई डायरेक्ट रीज़न नहीं दिया, लेकिन हम यही समझते हैं कि सीरिया के 3 युद्ध हुए हैं इससे पहले इजराइल के साथ में, तीनों इजराइल ने जीते भी, लेकिन अब सीरिया के पास कुछ बचेगा नहीं। हाँ, जब जैसे ही ये खबर आई कि असद भाग गए हैं, वैसे ही जो बफर जोन है, आपको मैप पे ये देखना चाहिए कि जो इजराइल का नॉर्थ का इलाका है जो सीरिया से लगता है, उसके बीच में एक बफर जोन है, गोलन हाइट्स कहते हैं उसको। गोलन हाइट्स पे इजराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा किया था। वो लड़ाई 6 दिनों तक चली थी। जब इजिप्ट और सीरिया लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, और उनके इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स ये अपने कब्जे में ले लिया, और बाकी गाज़ा और वेस्ट बैंक तो लिया ही था। फिर एक दूसरी लड़ाई होती है 1973 में, योम किपुर वॉर कहते हैं उनको। वो छुट्टी का दिन था, एक त्यौहार का, और उसी दिन इजिप्ट और सीरिया ने उन पर अटैक किया। जैसा ये पिछले साल, उसी को जोड़ा जा रहा है इससे 7 अक्टूबर के हमले से, कि ठीक 50 साल बाद वैसा ही हमला हुआ। जब 1973 की लड़ाई हुई, उसमें इजिप्ट ने थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल वहाँ इस्टेब्लिश किया, और बाद में दोनों को समझौता करना पड़ा कि आपको सिनाई पेनिनसुला वापस लौटाना पड़ेगा, गाज़ा से वापस जाना पड़ेगा, वेस्ट बैंक छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें 1974 में। लेकिन गोलन हाइट्स उन्होंने नहीं दिया। तो 1974 में एक बफर जोन क्रिएट किया गया गोलन हाइट्स और सीरिया के बीच में, कि यहाँ तक कोई कभी नहीं आएगा, ये कभी अतीत बाद में जाकर भविष्य में इस पर समझौता होगा, फिर हम एक बॉर्डर डिसाइड करेंगे। तो वो इंगेजमेंट प्लान था कि लड़ाई रुक जाए। जब ये असद वाली खबर आई, उसके बाद इजराइल ने अपनी सेना पहली बार 1974 के बाद पहली बार बफर जोन में भेजी, और एक तरह से वो सीरिया के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। उनका ये एक तर्क है कि जो अस्थिरता सीरिया में है उसका असर हम पर पड़ सकता है, इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरा जो अटैक शुरू किया है वो है अमेरिका ने नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में सीरिया के। उनका कहना है कि ISIS का उभार हो सकता है, इसलिए हम जो उनके ठिकाने हैं ISIS के जो हमने मैप करके रखे हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन वो कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो तरीका है, अपना प्रभुत्व, अभी जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें कौन ज़्यादा ताकतवर होगा
वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश ज़्यादा है। और एरियल कैंपेन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि आप देखिए प्रेसिशन स्ट्राइक्स होते हैं, इजराइल को तो बहुत उसमें एडवांस माना जाता है, उनकी तकनीक वाकई और उनके पायलट्स की ट्रेनिंग, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे मिशंस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हवा से गिरने वाला बम कितना ही एक्यूरेट हो सकता है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिर्फ कॉम्बैटेंट पे गिर रहा है, किसी सिविलियन पे नहीं गिर रहा है। तो आप जिस डिग्री ऑफ कोलेटरल डैमेज की आप बात कर रहे हैं, ठीक आप कह रहे हैं कि मैं फाइटर जेट का जो अड्डा है, फाइटर बेस है, उसको अटैक कर रहे हैं, एक अगर बगल की कॉलोनी में गिरता है तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वही चीज़ गाज़ा में भी हो रही, बार बार वो कोलेटरल डैमेज वाली बात हुई है। और ये सवाल उठते हैं कि जब इजराइल की तकनीक और एयरफोर्स या फिर उनकी मिलिट्री इतनी उन्नत है, फिर भी आम लोग कैसे मारे जा रहे हैं उसमें, बच्चे कैसे मारे जा रहे हैं उसमें, उसका जवाब क्योंकि जो डेथ टोल है 44,000 का गाजा का, इतनी छोटी जगह और में, वो ये गिनाते वो हैं सारे तो हमास के लड़ाके नहीं हो सकते। 44,000 कि 44,000 की अगर फौज होती तो इजराइल को पसीना आ जाता और वो भाई। वो खुद ये गिनाते हैं कि जो आधे लोग हैं, वो कहते हैं कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो आधे लोग मारे गए हैं वो हमास के लोग थे, लेकिन आधे लोगों का क्या? हाँ तो फिर 22,000 हुआ, तो 22,000 सिविलियंस को भी यू कांट एक्सप्लेन। ये सीरिया में हो रहा है, बॉम्बिंग कैंपेन चल रहे हैं। इजराइल का गेम बहुत स्ट्रेट है, वो चाहते हैं कि दोबारा हमें सीरिया से लड़ने की ज़रूरत पड़े ना। सीरिया से एक और निखिल अपडेट है कि जो अल जोलानी है उसने कहा है कि जो असद के लोग थे उनके खिलाफ रिवॉर्ड्स जारी किए जाएंगे। अच्छा, जिंदा। तो आप एक तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, ये हमने बाकी जगह पे भी देखा है। जब इस तरह का सत्ता परिवर्तन होता है तो जो पुराने रजीम के समर्थक, या तो उन्हें देश छोड़ना पड़ता है या तो फिर उनको वही है, जो नहीं छोड़ पाते उनका हाल नजीबुल्लाह जैसा होता है। नजीबुल्लाह जैसा होता है या गद्दाफ़ी जैसा होता है लीबिया में, जो आपने देखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से सीरिया को सिस्टमैटिकली कुछ तो उन्होंने खुद किया जो उनके यहाँ गृह युद्ध रिजॉल्व नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी सीरियंस की है, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया वहाँ पे जिस तरह से चली गई, तो जो फ्रैक्चर है ना, एक आपने ठीक ठाक अफगानिस्तान पैदा किया है उस रीजन में जहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट थी कभी। यही चीज़ इराक के साथ में हुई है कि कोई सद्दाम का कोई बचाव नहीं कर सकता है, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ भी हुआ करती थी। और उस स्थिरता को अब देखिए कि कौन, उस अस्थिरता को आज कौन भुगत रहा है? वही वेस्ट। उन्हीं को ज़्यादा इरिटेट करने वाली आईसिस कहाँ पैदा हुआ था? इराक में और सीरिया में, जहाँ पे अब दूसरा इराक बन रहा है। हम बांग्लादेश आएंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों से एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह की बातें हिंदुस्तान को कहने की आदत थी, वैसी बातें अब हम वहाँ से सुन रहे हैं। जब हम वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली हिंदुओं पर जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी ताकत को कम करने की कोशिश हो रही सिस्टमैटिकली, और सत्ता का भी उसमें समर्थन नज़र आता है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई, जो कि बहुत ही एक वैलिड चीज़ है। आप कहीं भी माइनॉरिटी राइट्स के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जब इस तरह की नसीहत हिंदुस्तान को दी जाती है तो हिंदुस्तान की तरफ से एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है, इंटरनल मैटर। बांग्लादेश पिछले काफ़ी लंबे समय से इंटरनल मैटर की ही भाषा में बात कर रहा है। वो स्पेशली जब से ये चिन्मय दास वाला केस हुआ है, तब से उन्होंने यही सब कहना चालू किया कि ये हमारा आंतरिक मसला है, हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन इस टेंशन को कम करने के लिए अब हिंदुस्तान की तरफ से एक कदम उठाया भी गया। हम 10 तारीख को शूट कर रहे हैं, 9 तारीख को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री वहाँ गए, और जशीमुद्दीन जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की, और फिर वो वहाँ पे एडवाइज़र फॉरेन अफेयर्स, जो अभी विदेश मंत्री आप बोल सकते हो उसको, उनसे भी मिले, और मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइज़र हैं, प्रधानमंत्री आप बोल दीजिए, उनसे भी मुलाकात की। विक्रम मिस्री ने हर जगह पे ये चीज़ें उठाई हैं कि माइनॉरिटीज़ के हितों का ध्यान रखा जाए, स्पेशली हिंदुओं के जो राइट, क्योंकि आप तमाम माइनॉरिटीज़ में सबसे जो लाइन ऑफ फायर में अभी वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो अभी बांग्लादेशी पावर्स दैट बी को नज़र आ रही है वो हिंदू ही है, तो उन्हीं के धर्मस्थलों पे, उन्हीं के घरों पे, दुकानों पे, प्रतिष्ठानों पे हमले हो रहे हैं। और इसका सीधा असर भारत पे भी पड़ता है, क्योंकि आप जब इतिहास देखें कि 71 वॉर, तो जब बांग्लादेश में कुछ भी अस्थिरता हुई, तब भारत में शरणार्थी बढ़े और वो बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ी और भारत को उसका भार उठाना पड़ा है।
इस वजह से भी भारत की एक चिंता है और हिंदू कम्युनिटी को लेकर भारत हमेशा से मुखर वोकल रहा है। लेकिन अब मुझको लगता है कि इन लोगों ने टेम्पलेट एक्सचेंज कर लिया, या तो बांग्लादेश ने इंडिया से इंडिया की ज़बान में बात अगर करना शुरू की है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वहाँ एक बिल्कुल ही दूसरा माइंडसेट आ गया, या दूसरा क्योंकि इंडिया का बिहेवियर कभी चेंज आज नहीं हुआ है। इंडिया हमेशा से वहाँ पे हिंदू राइट्स के लिए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए बोलता ही रहा है ना। जब जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जब जब इस्कॉन के किसी मंदिर पे हमला होगा या कोई किसी कालीबाड़ी में कोई घटना होती है तो इंडियन प्रोटेस्ट वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। या चोरी होगी किसी मंदिर में तो तब इंडिया इस तरह के ऑब्जेक्शंस लेता रहा है। लैंग्वेज चेंज हुई है बांग्लादेश की। निखिल, वहाँ अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले ही नई सरकार आई है और वो शेख हसीना अभी भी भारत में है और वो जो यूनिट सरकार है अभी केयर टेकर, उसके खिलाफ बयान देती रही। जो विक्रम मिश्री के साथ बातचीत हुई यूनुस की, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ पर सवाल उठाए कि आप यहाँ बैठकर हमारे खिलाफ बयान दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पोर्ट वाली बात है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, आप हमारी हज़ारों किलोमीटर लंबी सीमा है, तो उस तरफ भी बात हुई होगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम किसी हाई लेवल मिनिस्टर्स की बातचीत देखें या फिर प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत, मुलाकात संभव हो सके। जो हम टेम्पलेट की बात कर रहे थे, ये आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। जैसे अमेरिका, उसका एक टेम्पलेट है कि हमको पहले नहीं पता था, हो गया होगा, हमको नहीं बताया गया था। बाकी जगहों पर आप जहाँ भी कहीं तख्ता पलट होता है या फिर मिलिट्री सरकार आती है, वहाँ कहा जाता है कि हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं, जुडिशियरी सुरक्षित है, स्वतंत्र है, उसको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के टेम्पलेट आपको फॉरेन रिलेशंस में आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे और ये टेम्पलेट्स हर किसी ने कॉपी करके रखा हुआ है, तो वो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। हाँ, पर फिर भी एक सहमति हमको लानी पड़ेगी कि क्या अगर ऐसे चलेगा कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ को लेकर के कहीं बाहर से कोई कुछ कहा जाता है तो हम कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, फिर हम किसी को कुछ बोलने जाते हैं तो वो हमको वही दे रहा है कि नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो इस तरह से अगर हम इंटरनल मैटर या तो ये डिसाइड करें कि कोई किसी को कुछ कहे ही ना, है ना, ये एक आपके पास ऑप्शन है। या तो अगर आपको ये मानना है तो फिर आपको कहना है तो फिर आप सुनिए भी। वो फॉर द सेक ऑफ सेइंग वाली बात है, कहना है तो कहना है बस। तो अपने को एक खाना पूर्ति करनी है, वो होता रहता है। और इस चक्कर में जो आम लोग हैं वो हमेशा मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बातें फिर भी निकल के आती ही रहती हैं और वो आपको राजदूत की आने वाले किस्तों में, इस किस्त को आपने देखा थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन मुझे लगा कि बड़ी दिलचस्प बातचीत है, स्पेशली हैती वाला जो पोर्शन है हमारा। आप राजदूत के अगर आने वाले एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।